मूवी की शुरुआत समंदर की गहराइयों से होती है, जहां कुछ डाइवर्स एक पुराने डूबे हुए शिप में किसी खास चीज की तलाश कर रहे होते हैं। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे वे अपनी टीम के पास ऊपर भेज देते हैं। जब बॉक्स खोला जाता है तो उसमें करोड़ों की कीमत का खजाना निकलता है। लेकिन टीम का लीडर वॉल्टर उसे देखकर भी खुश नहीं होता। वह अपने साथी जेम्स से कहता है कि उन्हें अभी वह चीज नहीं मिली जिसके लिए वे यहाँ आए हैं। इसके बाद जेम्स अपनी जान जोखिम में डालकर शिप के और भी खतरनाक हिस्से में जाता है और आखिरकार एक छोटा सा बॉक्स ढूंढ निकालता है। जैसे ही वह बॉक्स लेकर ऊपर पहुंचता है, वॉल्टर की खुशी वापस लौट आती है। लेकिन तभी उनकी सफलता पर पानी फिर जाता है। अचानक स्पेन नेवी वहां पहुंच जाती है और पूरे ऑपरेशन को रोक देती है। क्योंकि यह इलाका स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आता था, इसीलिए नेवी उनके द्वारा निकाली गई सारी चीजें जब्त कर लेती है। वॉल्टर बाद में इंटरनेशनल कोर्ट तक जाता है, लेकिन वह ये केस हार जाता है। दूसरी तरफ हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक बेहद प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट थॉम दिखाई देता है। उसकी काबिलियत इतनी शानदार थी कि कई बड़ी ऑयल कंपनीज उसे हायर करना चाहती थीं। लेकिन थॉम का सपना किसी कॉर्पोरेट जॉब का नहीं था। उसी रात जब वह अपने पिता के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, अपनी शर्ट से सॉस साफ करो और मेरे साथ आओ। ये देखकर थॉम समझ जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। कुछ देर बाद उसे अपनी जैकेट के अंदर एक पुराना कॉइन और एक कार्ड मिलता है। कार्ड पर लिखा होता है, अपनी जिंदगी किसी कंपनी को देने से पहले एक बार मुझसे मिल लो। ये संदेश थॉम की उत्सुकता बढ़ा देता है और वह बताए गए पते पर पहुंच जाता है। वह जगह एक आर्ट गैलरी होती है। वहीं उसकी मुलाकात लोरेना नाम की एक लड़की से होती है, जो उसे वॉल्टर के पास लेकर जाती है। वॉल्टर वही व्यक्ति था जिसका खजाना स्पेन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। अब वॉल्टर थॉम के सामने एक बेहद कठिन मिशन रखता है। वह चाहता था कि थॉम उसके लिए एक रहस्यमयी वॉल्ट को खोले। ये वॉल्ट लगभग 80 साल पहले बनाया गया था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आज तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया था कि आखिर इस वॉल्ट को खोला कैसे जाए। टॉम वॉल्टर की बात सुनकर कहता है, मैं एक इंजीनियर हूं, कोई चोर नहीं। वॉल्टर जवाब देता है कि वह भी चोर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी का मालिक है जो समुद्र में डूबे हुए जहाजों और खजानों की खोज करती है। इसके बाद वह थॉम को अपने असली मिशन के बारे में बताता है। वॉल्टर चाहता है कि थॉम बैंक ऑफ स्पेन के उस रहस्यमयी वॉल्ट को खोलने में उसकी मदद करे, जिसे लोग द इम्पॉसिबल मशीन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान इस वॉल्ट को नहीं खोल पाया। कुछ सोचने के बाद थॉम इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है और स्पेन पहुंच जाता है। वहां वॉल्टर उसे अपनी टीम से मिलवाता है। हालांकि जेम्स को थॉम की काबिलियत पर शक होता है, लेकिन वॉल्टर को उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि थॉम पहले भी कई मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर चुका था। इसके बाद वॉल्टर बताता है कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। असल में वॉल्ट के अंदर 3 बेहद कीमती कॉइन्स रखे हुए हैं, जिनमें एक छिपे हुए खजाने के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। वॉल्टर खुलासा करता है कि समुद्र से मिला बॉक्स भी इन्हीं कॉइन्स से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वे कॉइन्स बैंक ऑफ स्पेन के वॉल्ट में सुरक्षित रखे गए हैं। मिशन शुरू करने से पहले टीम बैंक की सिक्योरिटी का अध्ययन करती है। उन्हें पता चलता है कि पूरे बैंक में कैमरे और सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर अलार्म बज गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत पहुंच जाएंगी। जांच के दौरान टीम को यह भी पता चलता है कि वॉल्ट खोलने के लिए कीज के साथ साथ सिक्योरिटी ऑफिसर के फिंगरप्रिंट्स भी जरूरी होंगे। यह जिम्मेदारी लोरीना को दी जाती है। टीम के पास 1944 में बनाए गए कुछ पुराने स्केचेस भी होते हैं, जिनकी मदद से वे वॉल्ट का रास्ता समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि बैंक के अंदर जाने के लिए शहर के नीचे बनी सुरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी, क्योंकि वॉल्ट तक पहुंचना मुश्किल था और उसे खोलना उससे भी ज्यादा नामुमकिन। वॉल्टर की टीम थॉम को बताती है कि आज तक कोई भी उस रहस्यमयी वॉल्ट को नहीं खोल पाया है। अब सबकी नजर थॉम पर होती है। उससे पूछा जाता है, क्या तुम ये वॉल्ट खोल सकते हो? थॉम जवाब देता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसे वॉल्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा। साथ ही उसे यह भी बताया जाता है कि वॉल्ट खुलने के बाद उसके इमरजेंसी मैकेनिज्म को बंद करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर वॉल्ट दोबारा बंद हो गया तो अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर थॉम फैसला करता है कि पहले उसे वॉल्ट के पूरे सिस्टम का अध्ययन करना होगा। इसके लिए टीम एक खास प्लान तैयार करती है।
वे वॉल्ट को मैग्नेटोमीटर की मदद से स्कैन करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए बैंक के अंदर पहुंचना जरूरी था। जेम्स इस काम के लिए सही विकल्प नहीं था, क्योंकि बैंक के सिक्योरिटी कैमरों फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस थे, जो इंटरपोल डेटाबेस से जुड़े हुए थे, और जेम्स का पुराना रिकॉर्ड तुरंत सामने आ सकता था। ऐसे में थॉम खुद बैंक के अंदर जाने का फैसला करता है। हालांकि जेम्स को यह जोखिम पसंद नहीं आता, लेकिन आखिरकार वॉल्टर उसकी बात मान लेता है। इसी बीच टीम को एक और मौका मिल जाता है। उस समय फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था और स्पेन फाइनल में पहुंच चुका था। पूरे शहर का ध्यान मैच पर था। सड़कों पर भारी भीड़ और शोरगुल था, और टीम इसी माहौल का फायदा उठाना चाहती थी। अगले दिन थॉम और उसका एक साथी क्लीनिंग स्टाफ का भेष बनाकर बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ लोरेना एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर बैंक में प्रवेश करती है। उसका असली मकसद एक बेहद महत्वपूर्ण चीज हासिल करना था। बैंक के अंदर उसकी मुलाकात सिक्योरिटी चीफ गुस्तावो से होती है। गुस्तावो उसके बैग की जांच करना चाहता है, लेकिन तभी चेयरमैन का असिस्टेंट वहां आ जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए लोरेना बड़ी चालाकी से गुस्तावो के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लेती है। यही फिंगरप्रिंट्स आगे चलकर वॉल्ट खोलने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे। उधर टॉम का साथी एक और खतरनाक काम में जुटा हुआ था। उसे किसी भी कीमत पर बैंक के सर्वर रूम तक पहुंचना था। उसका लक्ष्य था सर्वर सिस्टम में एक खास डिवाइस इंस्टॉल करना। अगर यह काम सफल हो जाता तो बैंक के कैमरास और सिक्योरिटी नेटवर्क का कंट्रोल टीम के हाथ में आ जाता। लेकिन दूसरी तरफ गुस्तावो भी पूरी तरह सतर्क था। वो एक विशाल मॉनिटरिंग स्क्रीन पर बैंक के हर कोने पर नजर बनाए हुए था, यानी अब जरा सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम में एक छोटी सी कमजोरी थी। हर 90 सेकंड में सभी कैमरास कुछ पलों के लिए रिसेट होते थे। टीम इसी मौके का फायदा उठाती है। जैसे ही वह समय आता है, थॉम का साथी चुपचाप सर्वर रूम तक पहुंच जाता है। वहां वह एक हैकिंग डिवाइस को मेन सर्वर से जोड़ देता है। अब बैंक के कैमरों और सिक्योरिटी नेटवर्क का कंट्रोल टीम के हैकर के हाथ में आ चुका था। दूसरी तरफ लोरेना चेयरमैन के ऑफिस में पहुंचती है। वह बहाने से कमरे का निरीक्षण करती है और मौका मिलते ही उस सेफ तक पहुंच जाती है जहां वॉल्ट की पहली की रखी हुई थी। वह जल्दी से की को स्कैन कर लेती है। कुछ ही क्षण बाद चेयरमैन कमरे में आ जाता है, लेकिन तब तक लोरेना अपना काम पूरा कर चुकी होती है। इसके बाद वह दूसरी की कॉपी भी हासिल करने में सफल हो जाती है। उधर थॉम कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है। यहीं उस विशाल टेबल के नीचे वॉल्ट मौजूद था। थॉम अपनी स्कैनिंग डिवाइस को वहां इंस्टॉल कर देता है और वॉल्ट का एनालिसिस शुरू हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं, जिस कारण स्कैनिंग बीच में ही रुक जाती है। अब डिवाइस को दोबारा चालू करने के लिए एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत थी। समस्या यह थी कि ऐसा करने से फायर अलार्म भी सक्रिय हो सकता था। फिर भी टीम के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हैकर सिस्टम को शॉक देता है। डिवाइस तो दोबारा चालू हो जाती है, लेकिन साथ ही फायर अलार्म भी बज उठता है। अलार्म बजते ही सिक्योरिटी चीफ गुस्तावो पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कर देता है। बैंक के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि इस अफरा तफरी के बीच टीम अपना काम पूरा कर चुकी थी। अब उनके पास वॉल्ट की पूरी इंटरनल स्कैन रिपोर्ट मौजूद थी। एनालिसिस के दौरान उन्हें एक बेहद खतरनाक सच्चाई पता चलती है। वॉल्ट के ऊपर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ था जिसे ट्रिगर होते ही पूरा चैम्बर पानी से भर जाता और पूरा वॉल्ट नीचे मौजूद एक खाली चैम्बर में डूब जाता। एक बार ऐसा होने के बाद अंदर फंसा व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही था कि यह सिस्टम ट्रिगर कैसे होता है, क्योंकि जब यह वॉल्ट बनाया गया था तब आधुनिक टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी। तभी थॉम उस रहस्यमयी स्केच को दोबारा ध्यान से देखता है, जिसे अब तक सभी लोग किसी वॉरियर की तस्वीर समझ रहे थे। लेकिन थॉम समझ जाता है कि वह दरअसल लेडी ऑफ जस्टिस का चित्र है। स्केच को पूरा करने के बाद उसे असली रहस्य समझ में आ जाता है। वॉल्ट के अंदर अगर वजन में जरा सा भी बदलाव हुआ तो पूरा मैकेनिज्म सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद अंदर मौजूद व्यक्ति का बचना लगभग असंभव होगा। अगले दिन जेम्स और उसका एक साथी शहर के नीचे बनी सुरंगों से होते हुए उस मैकेनिज्म तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक विशाल वेगिंग मशीन दिखाई देती है, जिससे साफ हो जाता है कि टॉम का अनुमान बिल्कुल सही था। वे यह भी देखते हैं कि आसपास की दीवारें टाइटेनियम और बेहद मजबूत धातुओं से बनाई गई हैं। उन्हें तोड़ना या वहां से कोई नया रास्ता बनाना नामुमकिन था। जब वॉल्टर को यह जानकारी मिलती है तो उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं।
क्योंकि अब बैंक के अंदर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। तभी वह बिल्डिंग की छत पर जाता है और सामने लगी विशाल स्क्रीन पर चल रहे फुटबॉल फाइनल को देखता है। मैच अपने आखिरी चरण में था और तभी वॉल्टर के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। संयोग से उसी दिन वर्ल्ड कप फाइनल भी होने वाला था और स्पेन की टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। वॉल्टर गौर करता है कि बैंक के ज्यादातर सिक्योरिटी कैमरों बाहर मौजूद क्राउड और सेलिब्रेशन एरिया की तरफ फोकस किए गए हैं। तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। अब टीम बैंक के नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से अंदर जाने वाली थी। दूसरी तरफ टॉम अभी भी वॉल्ट के सिक्योरिटी मैकेनिज्म को लेकर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेट डिटेक्शन सिस्टम को निष्क्रिय कैसे किया जाए। इसी सोच में वह एक बार में जाता है। वहां वह बार टेंडर को लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हुए देखता है और तभी उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वह तुरंत टीम को बताता है कि अगर वे वेट मशीनरी को नाइट्रोजन की मदद से फ्रीज कर दें तो वॉल्ट के अंदर होने वाली हलचल के बावजूद सिस्टम ट्रिगर नहीं होगा। आखिरकार फाइनल मैच का दिन आ जाता है। पूरे स्पेन में उत्सव जैसा माहौल था। बैंक के बाहर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मैच देखने के लिए जमा थे। विशाल स्क्रीन पर फाइनल मैच चल रहा था और पूरा देश उसी में डूबा हुआ था। इसी बीच टीम अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। जेम्स, लोरीना और एक अन्य साथी बैंक की छत के रास्ते अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उधर सिक्योरिटी चीफ कैमरों पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो फुटेज वह देख रहा है वो लाइव नहीं बल्कि एक लूप रिकॉर्डिंग थी। इसलिए बैंक के अंदर क्या हो रहा था उसकी उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाती। कुछ देर बाद टीम उस ब्रिज तक पहुंच जाती है जिसकी दूसरी तरफ वॉल्ट मौजूद था। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जेम्स का संतुलन बिगड़ जाता है। वह लगभग गिर ही जाता और अगर ऐसा हो जाता तो पूरा अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता। किसी तरह बाकी लोग उसे संभाल लेते हैं और मिशन जारी रहता है। अब हैकर दूर बैठकर सिक्योरिटी डोर को अनलॉक कर देता है और आखिरकार टीम उस वॉल्ट के सामने खड़ी होती है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया था। उनके पास दोनों कीज की कॉपीज भी थीं और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स भी। इन सब की मदद से वे वॉल्ट को खोलने में सफल हो जाते हैं। वॉल्ट के अंदर पहुंचकर वे सबसे पहले वेट सिस्टम को चेक करते हैं। खुशकिस्मती से अभी तक कोई अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ था, क्योंकि नीचे मौजूद उनके साथी ने पूरी वेइंग मशीन को नाइट्रोजन से फ्रीज कर रखा था। अब टीम तेजी से कॉइन्स की तलाश शुरू करती है और कुछ ही देर में उन्हें वे तीनों कीमती कॉइन्स मिल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मिशन सफल हो गया है, लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ जाती है। नीचे जमी हुई आइस धीरे धीरे पिघलने लगती है, जिसकी वजह से वेट स्केल में बदलाव शुरू हो जाता है और उसी क्षण सबको सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अचानक जेम्स अपनी गन निकालता है और पूरी टीम को गन पॉइंट पर ले लेता है। वह कहता है कि वह कभी वॉल्टर की टीम का हिस्सा था ही नहीं। असल में वह अब भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। इसके बाद जेम्स तीनों कॉइन्स लेकर वहां से निकल जाता है। उधर वॉल्ट के अंदर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। वेट सिस्टम सक्रिय हो चुका था और चेंबर में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ ही क्षणों में वॉल्ट का दरवाजा भी लॉक हो जाता है। अब टॉम और लोरीना अंदर फंस चुके थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस मौत के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। तभी टॉम को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। पूरा मैकेनिज्म वेट बैलेंस पर काम कर रहा था। अगर सिस्टम को यह यकीन दिला दिया जाए कि चेंबर पूरी तरह भर चुका है तो वह अपने आप पानी बाहर निकाल देगा। टॉम तुरंत नीचे मौजूद अपने साथी से संपर्क करता है। वह उसे आदेश देता है कि सभी नाइट्रोजन सिलेंडर्स वेट मशीन के ऊपर रख दिए जाए। उसका साथी तुरंत वैसा ही करता है और हैरानी की बात यह थी कि टॉम का अनुमान बिल्कुल सही साबित होता है। जैसे ही अतिरिक्त वेट मशीन पर पड़ता है, सिस्टम ये मान लेता है कि चैम्बर पूरी तरह भर चुका है और कुछ ही सेकंड बाद पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। टॉम और लोरेना की जान बच जाती है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब सिक्योरिटी चीफ को पता चल चुका था कि कोई वॉल्ट के अंदर घुसा था। पूरी सिक्योरिटी फोर्स उनकी तरफ बढ़ रही थी। जब सिक्योरिटी टीम वॉल्ट खोलती है तो अंदर कोई नहीं मिलता। दरअसल टॉम और लोरीना उसी रास्ते से निकल चुके थे जहां से पानी अंदर आया था। हालांकि वे अभी भी बैंक के अंदर ही मौजूद थे। अब उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर निकलना था। लोरीना को याद आता है कि चेयरमैन के ऑफिस में एक विंडो है जिसे वह स्मोकिंग के लिए अक्सर थोड़ा खुला छोड़ देता है। दोनों तुरंत उसी दिशा में भागते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी तेजी से उनके करीब पहुंच रही थीं।
कुछ ही पलों बाद पूरा ऑफिस घेर लिया जाता है। सबको यकीन था कि दोनों वहीं छिपे हुए हैं, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है तो कमरा खाली मिलता है। तभी सिक्योरिटी चीफ की नजर खुली हुई विंडो पर पड़ती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि दोनों वहां से भाग चुके हैं। वह उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही उसे रोक लेते हैं, क्योंकि बाहर लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी और गोली किसी निर्दोष व्यक्ति को भी लग सकती थी। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस उनका पीछा करना शुरू कर देती है। भागते हुए थॉम और लोरेना अपने ऊपर के कपड़े बदल देते हैं। अंदर उन्होंने पहले से स्पेन टीम की जर्सीज पहन रखी थीं, जिसकी वजह से वे आसानी से जश्न मना रही भीड़ में घुल मिल जाते हैं। सैनिक लगातार उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल पकड़े जाएंगे। लेकिन तभी स्टेडियम से एक जोरदार शोर उठता है। स्पेन निर्णायक गोल कर देता है और वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाता है। पूरा शहर खुशी से झूम उठता है। चारों तरफ जश्न का माहौल बन जाता है। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर टॉम और लोरेना वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स तीनों कॉइन्स लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंच चुका था। वहां पहले से एक एक्सपर्ट बैठा हुआ था जिसका काम कॉइन्स में छिपे कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करना था। कुछ ही देर में डिकोडिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कोऑर्डिनेट्स सामने आने लगते हैं। सबसे पहले जीपीएस उन्हें यूरोप दिखाता है, फिर फ्रांस और उसके बाद पेरिस। ये देखकर जेम्स और बाकी लोग उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन तभी जेम्स की सीनियर ऑफिसर को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे अचानक वॉल्टर के साथ हुई एक पुरानी बातचीत याद आती है। एक बार उसने वॉल्टर से कहा था कि उसने कभी आईफिल टावर नहीं देखा। तब वॉल्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, तुम्हें एक बार जरूर देखना चाहिए। यही बात उसके दिमाग में शक पैदा कर देती है और कुछ ही सेकंड बाद उसका शक सच साबित हो जाता है। अगला कोऑर्डिनेट सीधे एफिल टावर की तरफ इशारा करता है। अब उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि उनके हाथ लगे कॉइन्स असली नहीं बल्कि नकली हैं। उधर वॉल्टर और उसकी टीम सुरक्षित जगह पर मौजूद थे। तभी लोरेना एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि उसने वॉल्ट के अंदर ही कॉइन्स बदल दिए थे। यह सब वॉल्टर के प्लान का हिस्सा था। वॉल्टर कहता है कि उसे पहले से जेम्स पर शक था, इसीलिए उसने लोरेना को असली कॉइन्स छिपाकर नकली कॉइन्स रखने का काम सौंपा था। और लोरेना की हैंड ट्रिक इतनी शानदार थी कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब टीम असली कॉइन्स को डिकोड करना शुरू करती है। इस बार जो कोऑर्डिनेट्स सामने आते हैं वे पेरिस नहीं बल्कि लंदन की तरफ इशारा कर रहे थे। आगे एनालिसिस करने पर उन्हें एक सटीक लोकेशन भी मिल जाती है और जब वे उस लोकेशन का रहस्य समझते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सर फ्रांसिस ड्रेक का बहुमूल्य खजाना किसी सुनसान द्वीप या गुप्त गुफा में नहीं बल्कि लंदन के बीचों बीच छिपा हुआ था। एक महीने बाद हमें लोरेना दिखाई जाती है। वह लंदन के बैंक ऑफ लंदन पहुंचती है और यही फिल्म एक नया रहस्य छोड़ जाती है। संकेत साफ था, जिस खजाने की तलाश इतने समय से की जा रही थी वह शायद बैंक ऑफ लंदन के नीचे कहीं छिपा हुआ है। इसी रहस्य और नई संभावना के साथ ये रोमांचक कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।